देखो 10+2 स्टूडेंट, आज हम लोग बिजनेस स्टडी में करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द कंट्रोलिंग। हर एक चीज की अपनी मेरिट्स हैं, अपनी डीमेरिट्स हैं। उसी प्रकार से हमने देखा कंट्रोल की अपनी मेरिट्स हैं, तो कंट्रोल की अपनी डीमेरिट्स भी हैं कि नियंत्रण करते समय हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एक मैनेजर को जब भी कहीं पर अपनी अच्छी कंट्रोल की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करना होता है, वहाँ पर उसके सामने बहुत प्रॉब्लम आती हैं। उन प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करता है और अपनी कंट्रोलिंग प्रोसेस को कितना कामयाब बनाता है, ये हमारी मैनेजर की अच्छी सोच और डिसीजन पावर पर डिपेंड करता है। बट प्रॉब्लम जरूर आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी आती है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग ऑफ द क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। हमने आपको कहा था कि प्लानिंग और कंट्रोल आपस में कोरिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, प्रमापों का निर्धारण करते हैं। अब कई चीज़ के प्रमाप आप अच्छी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। हमारी बाइक 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर चलेगी, उसका स्टैंडर्ड निर्धारित करना मैनेजर के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। परंतु हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड निर्धारित करना इट कांट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक मैनेजर है मिस्टर ए, उसकी व्यवहार के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण हमारे प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी कंपनी एक चरम सीमा को छू रही है, केवल और केवल उसकी मेहनत, उसकी सोच, उसकी एम्प्लॉइज के प्रति लगाव, उसका इंस्टीट्यूशन के प्रति डेडिकेशन। परंतु इस चीज़ को मापने का कहीं पर भी मापदंड हम निर्धारित नहीं कर सकते और ना ही हम उसको अपने स्टैंडर्ड में मेंशन कर सकते। इसी प्रकार से आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर कितनी अच्छी भावना से, कितनी डेडिकेशन से, कितनी ईमानदारी से विदाउट सुपरविज़न काम करेंगे, इस प्रकार का स्टैंडर्ड निर्धारित करना किसी भी मैनेजर के बस की बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलेटेड विद सेल, रिलेटेड विद प्रोडक्टिविटी, रिलेटेड विद टाइम बेसिस, आप लोग स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकते हैं। परंतु बहुत सारी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसी होती हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है, और स्टैंडर्ड जब तक निर्धारित नहीं होगा तो कंट्रोल करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगला हमारा आता है लीडर कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। हमारी यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 प्रकार के फैक्टर इफेक्ट करते हैं बिजनेस के ऊपर। एक होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। हम प्रोडक्शन बढ़िया बनाएंगे, कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी करेंगे, कस्टमर को दुनिया भर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कंपटीटर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। इनको कंट्रोल करना एक मैनेजर के बस की बात है। परंतु आपने पॉलिसी बनाई, आपने प्लान बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया और सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और सरकार ने अपनी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, नोटबंदी की। उन्होंने अपनी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी
जीएसटी की, उन्होंने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, मल्टीपल कंपनीज को इनवाइट करने की, उनके द्वारा प्रोडक्शन करवाने की और डोमेस्टिक कंपनियों को फ्लोप करने की। तो ये गवर्नमेंट की एक्सटर्नल पॉलिसीज़ है, जिसका आपके कंट्रोल करने वाली सारी पॉलिसीज़ को फ्लोप बना देता है। इसी प्रकार से आपने अपनी चीज़ों पर कंट्रोल किया, परंतु कस्टमर ने अपने फैशन में परिवर्तन करके आपकी चीज़ को डिसलाइक करना शुरू कर दिया, तो आपका सारा का सारा प्लान, उसके द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड, उसके द्वारा बनाई गई सारी की सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं और आपके द्वारा किया गया बढ़िया से बढ़िया कंट्रोल भी फ्लॉप हो जाता है। कंपटीटर का, मल्टीनेशनल कंपनीज का और आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपके ऊपर कितना बैड इफेक्ट पड़ता है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। इस पर कंट्रोल करना किसी मैनेजर के बस की बात नहीं है। आज के समय में देखो, सभी कंपनियों ने जब साल की शुरुआत की तो अपना अपना बढ़िया स्टैंडर्ड बनाया होगा कि हम इस साल ये प्रोडक्शन करेंगे, इसको इन स्टेट्स में बेचेंगे, इतना हम इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करेंगे। परंतु किसी को भी पता नहीं था कि एक नेचुरल इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड को लेकर बैठ जाएगा और उस महामारी के कारण सारे के सारे बिजनेस, सारे के सारे मैनेजर की बनाई हुई प्लानिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। आज फ्लॉप करने वाली एक ही महामारी है जिसने सारे के सारे बिजनेस को फ्लॉप कर दिया है। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर, वी कांट कंट्रोल ऑन दीज फैक्टर्स। इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज, जब भी हम लोग कंट्रोल करते हैं तो एक अच्छा कंट्रोलर क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, वो खुद भी मेहनत करता है और अपने कर्मचारियों से भी मेहनत की इच्छा रखता है और उसका आने का टाइम, काम करवाने का टाइम, पूरा टाइम काम लेने का ढंग, और यदि कोई पॉलिसी को, रूल्स को डिसोबे करता है, उसको पनिशमेंट देने का ढंग अलग होता है। और इन चीज़ों को कभी भी आपके नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट कर्मचारी कभी भी पसंद नहीं करते। वो हमेशा ऐसे कंट्रोलर की, ऐसे मैनेजर को हमेशा डिसोबे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, एक टीचर आपका अच्छा काम करवाने के लिए, आपका अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको थोड़ी सी पनिशमेंट देता है, आपको डांटता है, आप फॉर एवर उस टीचर से नाराज रहते हैं। और दूसरा टीचर जो पढ़ाता नहीं है परंतु कंटिन्यूसली आपकी बटरिंग करता है, आपके ना अच्छा काम करने पर भी आपकी प्रेज करता है, तो आप उसके प्रति क्या रहते हैं, हमेशा ही लगाव दिखाते हैं। जबकि आपका रिजल्ट दिलवाने वाला कौन है, जो आपको डांटता है, जो आपको फ्यूचर में कामयाब बनाना चाहता है, वही टीचर आपका सबसे करीब होता है और वही चाहता है कि मेरे बच्चे में थोड़ी सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से है बच्चों की, एक कुम्हार है, वो अपने घड़े को सीधा बनाना चाहता है, उसमें किसी प्रकार डेंट ना पड़े, तो बार बार उसके ऊपर पिटाई करता है। इसी प्रकार से टीचर का दिल भी अंदर से बहुत कोमल होता है और आपको दिखाने के लिए बहुत कठोर होता है। वो आपको मारता है परंतु अंदर से उसका दिल होता है कि मेरा स्टूडेंट फॉर एवर बहुत बढ़िया बने। अब इसी के लिए स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के बेटे ने गुरु द्रोणाचार्य से क्वेश्चन किया और कहा कि आपने मुझे कभी भी अर्जुन के बराबर में प्यार नहीं किया और मुझे शिक्षा नहीं दी। उसके स्वयं के बेटे ने उसका अप्रोच किया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे एक बात कही कि मैंने तो दोनों को बराबर शिक्षा दी, अर्जुन को भी और आपको भी।
आपने मेरी शिक्षा को केवल एक शिक्षा समझा और उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं की, और उसने एक घमंड के रूप में लिया कि मैं तो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा हूँ और मुझे प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो धनुर्विद्या आएगी आएगी, ना आने का मतलब ही नहीं है। परंतु अर्जुन मेरी शिक्षा से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने मुझसे शिक्षा जरूर ली, उस शिक्षा को बेस बनाया और बेस बनाकर उस पर कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस की, इसलिए वो नंबर 1 है और आप नंबर 0। दूसरी बात, उसके बेटे ने कहा कि आज मुझे सफलता के लिए आशीर्वाद दो, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे कहा कि ये युद्ध धर्म युद्ध है, इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत से करो, आशीर्वादों से ये युद्ध जीतना इट कांट पॉसिबल। इसी प्रकार कंट्रोलर जो होगा, अच्छा कंट्रोलर होगा, वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाएगा भी और खुद भी करेगा, और जो अच्छे कर्मचारी हैं वो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं, और जो बेकार के काम चोर लोग होते हैं वो उनको अपोज करते हैं। इसके बाद होता है कॉस्टली अफेयर्स कंट्रोल। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉस्टली फैक्टर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग के लिए बड़े एक्सपर्ट्स लोगों की ज़रूरत होती है, जिनकी सैलरी और एक्सपेरिमेंट करने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा आता है और उसके रिजल्ट्स बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। आज आप देख रहे हो कोरोना वैक्सीन के लिए पूरा वर्ल्ड और डॉक्टर्स और हमारे साइंटिस्ट कितनी ज़्यादा मात्रा में मेहनत कर रहे हैं, और सरकार उनके ऊपर कितनी भारी मात्रा में खर्च कर रही है। उसके रिज़ल्ट कब आएंगे, कब हमारे को वैक्सीन मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। इसी प्रकार प्रत्येक बिजनेस के अंदर आप लोगों ने अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस को कामयाब बनाना है तो प्लानिंग के ऊपर बहुत भारी मात्रा में खर्च करना पड़ता है, तब जाकर कहीं कंट्रोल अच्छे ढंग से हो पाता है, अदरवाइज नहीं। तो इट इज़ द कॉस्टली फैक्टर, दैट्स ऑल।